तो हम लगातार शंखनाद में चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास की और मध्य प्रदेश में किए जा रहे नए नए कामों की। और चर्चा की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पैनल को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ चर्चा में होंगे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी, एमडी होम्योपैथी हैं, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक से हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। डॉक्टर आरके सोडानी जी हमारे साथ चर्चा में होंगे, डायरेक्टर हैं संपूर्णा सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी को। तो तृप्ति आएंगी और चर्चा करेंगी चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से मध्य प्रदेश में काम और प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों को जानेंगे। मध्य प्रदेश कहां पहुंच चुका है चिकित्सा में, कहां पहुंचने की जरूरत है, इन तमाम विषयों पर प्रकाश डालेंगे हमारे दोनों खास मेहमान। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा, आप भी आइए, मुझे ज्वाइन करिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, पहला सवाल आपसे है। होम्योपैथी को लेकर लोग कहते हैं कि बड़ा स्लो इलाज है लेकिन पक्का इलाज है, तो गारंटी वाला इलाज है। आपने कैसे शुरू किया? आपने इस रास्ते में चलना कब शुरू किया? सफ़र जब चालू हुआ था तो निश्चित रूप से मेरा परिवार एक एलोपैथिक डॉक्टर से भरा हुआ परिवार है। करीब 19 डॉक्टर घर में एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिमाग में वही चलता है कि किसी भी तरीके से जो भी करना है घर के सिस्टम को और अच्छे से करना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन चूंकि एक जो आपने बात बोली कि होम्योपैथी बहुत अच्छा सिस्टम है बट स्लो सिस्टम है, बिकॉज ये जो होम्योपैथी का ओरिजिन हुआ था जर्मनी से हुआ था और 200 साल पहले हुआ था। अब 200 साल पुराना सिस्टम जिस समय डेवलप हुआ था उस समय डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जो खुद भी एक एलोपैथ थे, उन्होंने होम्योपैथी का जो जन्म दिया था, एक तरीके से उनका एक रिसर्च था। लेकिन चूंकि वो रिसर्च 200 साल पहले का है और हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो आज के 200 साल बाद के पेशेंट जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में मिलते हैं, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे संभावना थी कि होम्योपैथी को हम आगे बढ़ाते और रिसर्च की कुछ कमी के कारण वो सिस्टम कहीं ना कहीं लैकिंग में आ रहा था। तो इस सिस्टम को मेरे घर से जो मुझे प्रेरणा मिली कि जो भी करो अच्छे से करो, मन से करो और उसको इस लेवल पे करो कि अगर आप कुछ कहते हैं, जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम है शंखनाद। शंखनाद का मतलब है कि हम कोई कुछ करते हैं तो उसकी गूंज दुनिया को पता चलना चाहिए। तो इस बीड़ा को मैंने होम्योपैथी के रूप में स्वीकार किया और एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए मैंने रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड सिस्टम तैयार करने के लिए जो होम्योपैथी में जो ठीक हुए पेशेंट्स हैं, जो कि हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स के डेटा होते हैं, जिसमें हम होम्योपैथी में उन पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं जो ज़्यादातर मेडिकल साइंस के फेलियर केसेस की बात करते हैं, जैसे कैंसर के स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक के पेशेंट, खास करके स्टेज 4 के पेशेंट जहाँ पर कीमो रेडिएशन सर्जरी के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। किडनी फेलियर के वो पेशेंट जो कि डायलिसिस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं या एक तरीके से रीनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी में है, या कई ऐसे पेशेंट जो सर्जरी के लेवल पे हैं जिसमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, या फिर सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि वो वापस पेशेंट फिर से सर्जरी के लिए वापस नहीं आएगा, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून, जो कि मेडिकल साइंस की बहुत एक तरीके से अबूझ पहेली है इस समय कि किसी भी प्रकार का सिस्टम जो ये कहता है कि बॉडी के खिलाफ अगर रिएक्ट कर रहा है तो ऑटो इम्यून बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बीमारियों पे हमने काम किया, या जीवन भर चलने वाली बीमारियां जिसपे जीवन भर लोग दवाइयां लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम के लिए चूंकि ये फेल्ड सिस्टम के जो केसेस हैं होम्योपैथी को चेंज करने की जरूरत थी, इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया और होम्योपैथी में पावर बढ़ाया जो होम्योपैथी का केमिकल लेस सिस्टम आ रहा है। लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, सर थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें कि होम्योपैथी जगत में आखिर बदलाव कर कौन रहा है। मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर आरके सोडानी जी, मेरा सवाल आपसे है। और आपका ग्रुप सफल डायग्नोस्टिक के लिए बहुत बेहतर ढंग से जाना जाता है, और अपनी शाखाओं को इतने सफल अंदाज में चलाने के पीछे का राज क्या है, कैसे मैनेज करते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार और जी को धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बोला, हमारी मध्य प्रदेश में 22 शाखाएं हैं। मेरी बात की शुरुआत में इससे करूँगा कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए किसी भी बीमारी को जल्दी की अवस्था में पकड़ना ज़रूरी होता है और ये काम करता है डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर हम पिछले 33 ईयर से इंदौर में चला रहे हैं, पिछले 1 साल से भोपाल में चला रहे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सो इसमें इक्विपमेंट एंड मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट दोनों महत्वपूर्ण होते हैं।
तो हमारा जो चलाने का जो आपका मुख्य प्रश्न है कि किस तरह से मैनेज करते हैं, हमें मशीनों को अपग्रेड करके रखना पड़ता है, हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, रीट्रेनिंग करना पड़ती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरा यूज़ करना पड़ता है और सारी अपडेटिंग अप टाइम करना पड़ती है। मैं याद करता हूँ 31 साल पहले जो रिपोर्ट देते थे और आज हमारे यहाँ कोई टेस्ट के लिए सैंपल देता है और 1 घंटे में उसके व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके और उसके पीछे का जो बेकिंग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए जो हमारे डायग्नोस्टिक है उसकी सबसे बड़ा क्वालिटी होता है NABL लैब, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज, और वो हमारी मध्य प्रदेश की सबसे पहले मान्यता प्राप्त लैब है। हमें 13 साल हो गए NABL हुए और भोपाल की भी लैब हमारी शीघ्र ही NABL हो जाएगी। हमारा हब एंड स्पोक मॉडल है। हम सिर्फ शहरों के लिए काम नहीं करते, हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी काम करते हैं। इंदौर के पास 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है। सेम हम भोपाल में रिप्लिकेट करने जा रहे हैं। भोपाल हमारा हब होगा और आसपास के करीब 10 डिस्ट्रिक्ट में हम हमारी ब्रांचेस खोल के उनको सारी टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज करेंगे। ये हमारा प्लान है। अर्पित जी, कैंसर, किडनी फेलियर, गंभीर रूप से जो भर्ती मरीज होते हैं उनके लिए, उनके रोगों की रोकथाम के लिए होम्योपैथी कैसा विकल्प है? क्या वाकई में उनको वहाँ से उम्मीद है? चूंकि मैंने आपको मेरे पहले आंसर में भी यही बताया था कि हम जिस लेवल पे काम करने जा रहे हैं उसमें लगभग दुनिया के मेडिकल साइंस के फेलियर केसेस पे हम ज़्यादा रिसर्च बेस्ड सिस्टम लाना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो क्रिटिकल फेस में होते हैं। किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स आपने बताए वो एक तरीके से ट्रांसप्लांट वाली अवस्था में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी के साथ जीवन जीते हैं। और अगर ऐसे केसेस में जहाँ पर अस्पताल में कोई पेशेंट भर्ती है जो मरीज हो सकता है कि गंभीर रूप से कोमा में भी हो, तो वहाँ पर लगभग जब सभी सिस्टम काम करते हैं उसी तरीके से एलोपैथी का सिस्टम भी जब अच्छा काम करने के बावजूद भी कई बार जब पेशेंट उस उम्मीद में हम कहते हैं कि नहीं हो पाता है कि उसको रिस्पांस बॉडी से अच्छा आ रहा है और कहीं ना कहीं वो वापस वेंटिलेटर से बाहर आने की स्थिति में है भी कि नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भी अगर हम होम्योपैथी, चूंकि होम्योपैथी एक नेचुरल सिस्टम है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक नेचुरल सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं बॉडी का जो नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम है हम लोग उस पर काम करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और उसका फायदा ये मिलता है कि जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर पेशेंट चूंकि क्रिटिकल फेस में होते हैं हम उसमें डोज बढ़ाते हैं। चूंकि होम्योपैथी में केमिकल नहीं है तो सेफ सिस्टम है, तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम इस सेफ सिस्टम को फास्टेस्ट सिस्टम में बदल दें कि उस डोज को बढ़ाएं और जैसी पैथोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उस पेशेंट की जो सिविरिटी है, जिस केस में हम बात कर रहे हैं उसमें कितना समय हमें मिलने वाला है। हो सकता है कि कोमा का पेशेंट है, 3 दिन से ज़्यादा समय हमें वेंटिलेटर के पेशेंट को बाहर निकालने के लिए ना मिले। तो ऐसी अवस्था में भी होम्योपैथी को हम पावरफुल तरीके से, जो मदर टिंचर्स के फॉर्म है, जो 5 बूंद 10 बूंद का जो परिभाषा लिखा हुआ था उसको हम लोग करीब 240 बूंद से लेकर 960 बूंद तक का डोज बनाकर पेशेंट को नाक की नली आरटी फीडिंग से देते हैं। और ये मैडम चमत्कार है मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो एक नया सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं कि जितने पेशेंट्स को हमने अभी तक ट्रीटमेंट दिया उनका डेटा जो हमें मिला है वो एक तरीके से किसी मिरेकल से कम साबित नहीं हो रहा है। अगर हम 300 बीमारियों पे बात करें तो ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि 300 बीमारियां एक ही छत के नीचे अच्छे रिस्पांस के साथ आने लगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, जैसा जरूरत वैसा पावर, और सभी चीज़ों को ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। जब WHO कहता है कि होम्योपैथी का जो मूल स्वरूप है स्लो सिस्टम है और केवल बेसिक केसेस में काम करने का सिस्टम है, तो हमें उस परिधारणा को चेंज करने की जरूरत थी। इसलिए हमने एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम लाया और कहीं ना कहीं 3000 पेशेंट का जो डेटा है, जिसमें आप सभी पेशेंट के प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स के साथ हमारे चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और आपकी इस बात का आंसर मिलता है कि ऐसे केसेस में भी जहां क्रिटिकल या सर्जिकल या एंड डिसीज जो स्टेज है उसमें होम्योपैथी का सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है, जिसे हम मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से दुनिया को जो देने जा रहे हैं, जो WHO को हम सबमिट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर एक चमत्कार से कम साबित नहीं होने वाला है। अर्पित जी, क्योंकि जब बात होती है इलाज की और अपने स्वास्थ्य की, और जब मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है खास तौर पर, तब लोग यही सोचते हैं कि एलोपैथी में चले जाओ, होम्योपैथी स्लो है और वहां से फटाफट और सही इलाज हो जाएगा। ये धारणा कैसे बदली जाए लोगों की? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एलोपैथी एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें इमरजेंसी केसेस डील होते हैं। मेरे खुद के घर में जैसे मैंने बताया कि 19 डॉक्टर्स हैं। मैं एलोपैथिक सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन में काम इसलिए करता हूं क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट मुझे उसी अवस्था में मिलते हैं जहां पर इवन उस सिस्टम पे जाने के बावजूद भी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है।
तो कहीं ना कहीं जब सभी सिस्टम अगर किसी पेशेंट के लिए फेल हो जाए तो रिसर्च ही एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज से निकालने के लिए कुछ नया डेवलपमेंट दे सकती है। और शायद ये रिसर्च होम्योपैथी में, मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये जिस तरीके से मैं बात करता हूँ एविडेंस बेस्ड सिस्टम, कहीं ना कहीं उसकी परिकाष्ठा कह सकते हैं कि एक तरीके से पूर्णता के साथ जो हम बताते हैं उसको साबित करने के लिए काफी अच्छी लाभदायक पद्धति के रूप बिल्कुल, में इसके साबित बारे की में हुई है। और विस्तार से समझेंगे आपसे। मैं सुडानी जी आपकी ओर आ रही हूँ। आप जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर कोई भी व्यक्ति जाता है तो सोचता है कि रिपोर्ट क्या आएगी, कभी घबराया होता है, कभी डरा होता है, कभी टेस्ट करवाने से डरता है। तो आपके यहाँ कैसी सुविधा और कैसा माहौल? दूसरी बात ये, टेस्ट कितने होते हैं और आप किस सेक्टर में हैं उन टेस्ट को लेकर के? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इससे शुरू करता हूँ जो अर्पित जी ने बात कही क्रिटिकल तक जाने की। उस हमारी शुरुआत की स्टेज में बीमारी को पकड़ने का काम है, विच इज़ नोन एज प्रिवेंटिव हेल्थ। मतलब आप बीमारी को जल्दी की अवस्था में पकड़े। जैसे आपने पूछा क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं साथ में दे देता हूँ। जैसे कि किसी महिला को रूटीन में मेमोग्राफी और पेप्सिस्मीयर की जांच कराना चाहिए ताकि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं यदि है भी और तो जल्दी पकड़ में आए और जल्दी उसका इलाज हो सके। उसी तरह से आजकल आपने देखा होगा कई इस तरह के पैकेज आते हैं कि 1000 रुपये में इतने टेस्ट हो जाएंगे, पर दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना है जो बता सकता है कि 4 दिन बाद हार्ट अटैक नहीं आएगा। हम जो करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ में, हम लोग कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी करते हैं जिससे हार्ट की धमनियों में कोई रुकावट हो वो मालूम पड़ती है। इको, टीएमटी, सोनोग्राफी, ये तो सब हम करते ही हैं। एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एनएबीएल लैब है, सारे तरह की टेस्ट, चाहे वो रूटीन टेस्ट हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, एडवांस टेस्ट हो, सारे टेस्ट हमारे यहाँ करे जाते हैं। कोविड के दौरान हमने 4000 RT-PCR प्रतिदिन के हिसाब से करे हैं। जब जनता की ज़रूरत पड़ती है उस तरह से हम ये टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। जो मुख्य पॉइंट जिसमें हम पूरे देश में कुछ ही ऐसी चेन है गिनती की जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी एक साथ करती है, एक ही छत के नीचे आपको सारी जांच हो जाती है। जैसा आपने बोला कि लोग डरे हुए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब हमारे यहाँ माहौल क्लिनिक या हॉस्पिटल का नहीं है, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ने भी अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जो काम करते हैं, उसमें जब आदमी एंटर होता है तो उसको ये नहीं लगता है क्लिनिक में आया है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं अच्छी साफ सुथरी क्लीन जगह आया है। हमारा रिसेप्शन स्टाफ से लेके हर स्टाफ उसके लिए कोऑपरेटिव रहता है और जल्दी काम करता है। तो टेक्नोलॉजी मतलब के ये साथ कि उनको लगता है कि घर के सदस्य जैसा हमारा ख्याल रखा जा रहा है। घर के सदस्य वो घर में ही आए हैं, उनको ऐसा लगता है। आप हमारे क्लिनिक में बच्चे ऐसे दौड़ते हैं, मतलब लाइक दे आर प्लेइंग इन देयर लॉन। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंटेन ऑल दोज सिक्योरिटीज, क्लीनलीनेस, हाइजीन, वो सारा हमें मैनेज करना पड़ता है। यही चीज़ें हमें एक अस्पताल से अलग बनाती है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर को अलग बनाती है, वो यही चीज़ है। इन चीज़ों का ध्यान, प्लस क्वालिटी रिपोर्ट्स और जो पेशेंट की अर्ली डिटेक्शन है, प्रिवेंटिव हेल्थ है, ये हमारे मेन फोकस है। बिल्कुल, लेकिन है तो अस्पताल ही, और अगर अस्पताल जैसी जगह पर कोई घर जैसा महसूस कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। अर्पित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब बात होम्योपैथी की होती है, ठीक है, आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार हुआ है। एक बीमारी ऐसी है शुगर खास तौर पर, क्योंकि होम्योपैथी की गोलियां भी मीठी होती हैं और शुगर में कहा जाता है कि मीठे से दूर रहो। उसका उपचार हो सकता है क्या आपके यहाँ पे? जिस शुगर वाली होम्योपैथी के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्लासिकल होम्योपैथी का एक रूप है। चूँकि मैंने बताया कि रिसर्च बेस्ड सिस्टम में जैसा जरूरत वैसा पावर बनाना पड़ता है। तो जब शुगर का इलाज होता है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो मदर टिंचर्स के फॉर्म में होता है, और टिंचर्स मीठी ना होकर कड़वी होती है। तो कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में हम कह सकते हैं कि कड़वी गोलियां वो होम्योपैथी होती हैं जो सफेद वाली, पर हम गोलियों को डाइल्यूशन के फॉर्म में देते हैं ताकि गोलियां देने की जरूरत ना पड़े। गोलियां जो होती है एक तरीके से सैकरम लैक्टोज का एक टेबलेट है या पाउडर है, जिसको हम ग्लोबल्स के रूप में पेशेंट को टंग के ऊपर रखने के लिए देते हैं। पर उसके अंदर जो डाइल्यूशन डालते हैं वो एक्चुअल होम्योपैथी की मेन डाइल्यूशन, मेन मेडिसिन होती है। तो उस मेडिसिन को हम डायरेक्ट दे सकते हैं पानी के साथ मिलाकर।
तो चूंकि टिंचर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो जैसा डायबिटीज़ का लेवल मिलता है तो डायबिटीज़ चीज़ जैसे कि आपका मेन क्वेश्चन चूंकि डायबिटीज़ पे है तो हम जो 300 बीमारी पे बात करते हैं उसमें डायबिटीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर शुरुआती लेवल पे अगर पेशेंट हमको कांटेक्ट करता है, जैसे कि सर का अनुभव कहता है कि जो HbA1c हम चेक करते हैं तो जो भी रेंज मिलता है हमें 8, 10, 11, 12, अगर ऐसा रेंज में अगर पेशेंट हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करता है तो चूंकि वो लेवल बहुत ईजी होता है हमारे लिए मैनेज करने में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनका जो शुरुआती लेवल पर डिस्टर्ब होता है उसको हम बहुत जल्दी रिकवर करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पोटेंसी को यूज़ करते हैं। मटर टिंचर्स का जो काम है, बहुत तेज़ी से काम करने का जो एक्शन है वो यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि उनके आने वाले फॉलोअप जो रिपोर्ट्स होते हैं जो कि हम 3 महीने में वापस कराते हैं HbA1c के रूप में, तो उसमें हमें देखने में मिलता है। और ये फॉलोअप जो होता है ना वो रेडियोलॉजिस्ट इतनी बेहतर तरीके से करते हैं कि आधी बीमारी तो वो खुद ही बता देते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं आपको? हाँ? सर का जो रोल है, चूंकि सर से मैं बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ और सुडानी डायग्नोस्टिक इंदौर में मेरी क्लिनिक के पास में है, तो हमारे अधिकतर पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट का जो फॉलोअप पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, सर के पास पेशेंट्स जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस हमें जब पता चलता है, क्योंकि क्या होता है कि ट्रीटमेंट कोई भी किया हो जब तक उसकी पुष्टि रिपोर्ट्स में नहीं आएगी हम उसे ऑथेंटिकेट नहीं मान सकते, और WHO भी ये कहता है कि बिना ऑथेंटिक पेशेंट के कोई भी डेटा हम मानेंगे नहीं। तो जो जितने पेशेंट्स का डेटा प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम डायबिटीज़ के लिए पर्सनली बात करें तो जिन पेशेंट्स का हमने ट्रीटमेंट किया उनको फ़ायदा मिला, उनका HbA1c अच्छा कंट्रोल हुआ और आज भी वो बिना दवाइयों के, बिना जीवन भर किसी दवाई की निर्भरता या इंसुलिन के जीवन जी रहे हैं। तो ये उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि शुरुआती स्टेज में जो ट्रीटमेंट अगर पकड़ में आ जाए, जैसा सर का कह रहे हैं कि शुरुआती लेवल पर डायग्नोसिस हो जाए तो प्रिवेंटिव वहीं से चालू हो जाता है और उस पर हमारा क्यूरेटिव थेरेपी अगर काम कर जाए तो पेशेंट के लिए एक तरीके से जीवन से बड़ा एक उपहार कुछ नहीं हो सकता कि बिना दवाई वो जीवन जी सके। और इसीलिए प्रेरणा, आज जो हमारे 2 खास मेहमान हैं वो आपसी सामंजस्य के साथ एक मरीज को बेहतर गाइडेंस भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और सोडानी जी अभी रियलिटी चेक दे सकते हैं कि सर जब आपके पास पेशेंट आता है टेस्ट कराने के लिए, अगर वो कोई भी बीमारी का पॉजिटिव हो और अर्पित जी के पास इलाज कराए उसके बाद फिर टेस्ट कराए तो फर्क नजर आता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो आपका रिसर्च बेस्ड है और डाटा बेस्ड है तो डेफिनेटली हमारा अर्पित जी के लिए भी होता है और बाकी और भी जो रिसर्च होती है तो हम लोग हमारा डाटा रखते हैं और जब भी ये तो खुद रखते ही हैं, पर जब भी हमारे जो भी रेफरिंग डॉक्टर है वो हमसे जब डाटा मांगते हैं कि हमारा डे 1 ये था, डे 30th ये था, 3 महीने बाद ये था, वो डाटा हमारे पास हमेशा रहता है और प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है और हम उसे प्रॉपर फॉर्मेट में दे देते हैं, क्योंकि रिसर्च हर फील्ड में होती है, आपके फील्ड में भी हो रही है। और मैं जैसे आपने कई बार पूछा था, मैं बताना रह गया, माई सेल्फ इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी वाइफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और हमारा पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। सो रिसर्च हमारी फील्ड में भी होती है और किसी बीमारी को जल्दी पकड़ना है या उसके क्या क्या और चीज़ें हो सकती है तो रिसर्च और पब्लिकेशन, मेरी डॉटर इन लॉ है वो रेगुलर क्लासेस लेती है नेशनल लेवल पे, वेबिनार पर वीक, ताकि हमारा जो अनुभव है वो हम दूसरों के साथ भी साझा कर सके, ये एक हमारा प्रयास रहता है। और एक तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये हम डॉक्टर्स के अलावा पब्लिक में भी पब्लिक अवेयरनेस कैंप लगा के और पब्लिक को हम ये अवेयर कराते हैं कि किस तरह से आप बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। जी। तो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए और सहजता के लिए क्या एडवांस टेक्निक है? रिपोर्ट सीधे मोबाइल पे आ जाती है? जी, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है इस फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे पेशेंट का एंट्री होता है वो बारकोड जनरेट होता है, बारकोड टेस्ट ट्यूब जो जिसमें सैंपल लिया जाता है उस पर जाता है, इट गोज टू द इक्विपमेंट आइडेंटिफाई कर लेता है ये किसका टेस्ट है, क्या क्या टेस्ट करना है। जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट होता है, वी हैव ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग 3000 टेस्ट पर आवर प्रति घंटा। सो जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है हमारी पैथोलॉजिस्ट ऑथेंटिकेट करती है और वो पेशेंट के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे चला जाता है, वो चाहता है तो उसके ईमेल पे चला जाता है, एंड इफ दे वांट दे कैन कलेक्ट हार्ड कॉपी। नाउअडेज जनता इन्वायरमेंट सेवी हो गई है, काफ़ी कुछ लोग तो प्रिंट नहीं ले जाते हैं, जो वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही रहे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उनके पास हमेशा सेव रहता है, उनके मेल पे या वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अर्पित, मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी तक कई मरीजों का उपचार किया है, उन्हें ठीक भी किया है
और ऐसी बीमारियों का इलाज किया है जिसका इलाज बहुत मुश्किल माना जाता है। और जब इस इलाज की बात आती है, डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहते हैं। डॉक्टर खुद भी नहीं चाहते कि उनके हाथ से कोई केस ऐसा हो जाए कि मरीज परेशान हो। ऐसे में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी जब आपके सामने ऐसे पेशेंट्स आए जिनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, और वो भी होम्योपैथी को आपको प्रूव करना था, आपको अपने रिसर्च को प्रूव करना था। ये संभव कैसे हुआ? ये सब कुछ हमारे पेशेंट्स के बदौलत हुआ है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब मैं स्टार्टिंग कैरियर में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं भी क्लासिकल होम्योपैथी के 5 बूंद 10 बूंद 4 गोली 4 बूंद की प्रैक्टिस को मानता था। लेकिन जैसे से जब हम पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट देते थे, और अगर उनका रिस्पॉन्स जब स्लो होता था, या छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, हर पेशेंट चाहता है कि हमें फास्ट ट्रीटमेंट मिले, बिना परहेज का ट्रीटमेंट मिले, सेफ ट्रीटमेंट मिले, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले, और जड़ से समाप्त करने वाला एक कंप्लीट परमानेंट ट्रीटमेंट मिले। तो निश्चित रूप से ये जो पेशेंट की सोच थी वो हम पर जब हम देखने में आती है, तो आपको एज ए पेशेंट सोचना पड़ता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा होता। तो निश्चित रूप से हमारा पेशेंट हमसे बहुत ईमानदारी से उम्मीद करता है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ईश्वर ने एक बहुत अच्छा प्रोफेशन दिया है, नोबल प्रोफेशन दिया है। लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं हम लोग, और जब हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से वो फिजिकली ठीक होते हैं, मेंटली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और समाज में वो फिर से वो अपनी भूमिका में कहीं ना कहीं खड़े हो पाते हैं। तो ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिसको हम कंप्लीट डेफिनेशन बोल सकते हैं हेल्थ की, जो कि WHO भी मानता है, हम उस डेफिनेशन को पूर्ति करने के लिए मेहनत करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से पेशेंट हमें जब उम्मीद करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि रिसर्च पर जब सिस्टम होता है तो जो 5 बूंद था 30 बूंद पे पहुंचा, 30 बूंद वाला 60 बूंद पे पहुंचा, अगर और स्पीड बढ़ानी पड़ी तो 240 बूंद पे पहुंचे, और ऐसा करते करते आज हम 960 बूंद के साथ 20 साल के करियर के बाद इस अवस्था में मैं आज आपके मंच के माध्यम से दुनिया के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी नामक का एक सिस्टम जो कि हमने डेवलप किया है, बहुत ही एक यूनिक सिस्टम है, और दुनिया के लिए कहीं ना कहीं भारत से एक इंपोर्टेड होम्योपैथी जो जर्मनी से आई थी, आज हम उस अवस्था में आ चुके हैं कि सुपर स्पेशलिटी बनाकर एक्सपोर्टेड होम्योपैथी दुनिया को WHO को सबमिट करेंगे, और कहीं ना कहीं 19 देशों को आज ये ट्रीटमेंट हम अपने ऑनलाइन सिस्टम से जो दे रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं दुनिया को मिल भी पा रहा है। एक छोटा सा आखिरी सवाल, और विस्तार के लिए अपने शाखाएं बढ़ाने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके, ताकि गांव-गांव तक सुविधा हो? जी, जैसा मैंने आपको बताया, इंदौर के आसपास हम जितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, भोपाल में ऑलरेडी हमारा प्लान हो गया है, जबलपुर और ग्वालियर में भी इस तरह का प्लान हमारा अगले साल हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग राजस्थान, एडजॉइनिंग गुजरात, इस तरह से हम एक एक सेंटर इस्टेब्लिश करके और आम जनता तक अपनी इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारा एक्सपेंशन प्लान है। बिल्कुल, और यही मेहनत है जो जनता को सेहतमंद बनाती है। ऐसे डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से जो इनोवेशंस होते हैं, वही जनता को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति। तो हमने चर्चा की कि किस तरह से होम्योपैथी जगत में काम किया जा रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर भी ऐसा हो सकता है जहां की लोगों को अपने परिवार जैसी फीलिंग आ सके। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।